जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। इसमें 22 क्वेश्चन है। हम 22 के 22 क्वेश्चन को सॉल्व करने की और उनका फंडामेंटल और पीछे के इक्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1, हाउ डज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो क्या है, डिस्टेंस आधा हो गया है, तो हमने ये देखना पड़ेगा कि फोर्स की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंस कैसी है। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर्मूले में देखेंगे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो 1/r² के बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगी। therefore the gravitation will become 4 times, 2 की पावर 2 हो जाएगी 4 times if the distance between them is reduced, तो फोर्स बढ़ेगी। क्वेश्चन 2 देखते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, उसके मासेस के प्रोपोर्शनल लगता है। व्हाई देन हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। तो ये जो अगर फोर्स जो है वो मास के प्रोपोर्शनल में है तो हैवियर के पे फोर्स ज्यादा लगनी चाहिए, तो ज्यादा नीचे गिरना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ग्राउंड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब भी आप कोई चीज जीरो से छोड़ेंगे नीचे जाने के लिए तो वो जी एक्सेलरेशन से उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी सेम ही आएगी चाहे पार्टिकल हैवी है चाहे लाइट है। तो इस कारण से क्या होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी। तो द कांस्टेंट इट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मास पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप इक्वेशन में देखेंगे v² = 2as या s = ut + ½ at², उसमें भी मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर मास जो भी होगा लेकिन सेम ही डिस्टेंस तय करेंगे। द हैवी ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉल फास्टर देन लाइटर ऑब्जेक्ट। प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं या जो ज्यादा, जैसे कागज और पेपर सेम साइज, कागज और वेट आप सेम साइज का देखें, कागज टाइम लगाता है नीचे पहुंचने में। उसका कारण ये है कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जिस कारण से एयर का फ्रिक्शन बढ़ जाता है, इस कारण से वो टाइम ज्यादा लगाता है। अदरवाइज ग्रेविटेशन का उसमें रोल नहीं है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। तो हमने फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है और हम डिस्टेंस देखेंगे। चलिए पहले फॉर्मूला देते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज गिवन बाय, तो f की वैल्यू होती है g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m इज मास, इसमें मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, स्मॉल m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो दूसरे का ऑब्जेक्ट होगा, r इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इस केस में क्योंकि सेंटर का मास हम सेंटर के अर्थ का मास हम अर्थ के सेंटर से लेंगे, तो सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लेंगे जो इस केस में r हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मास ऑफ अर्थ हमें दिया है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही रहता है 6.7 × 10⁻11। सिंस द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम r को रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लेंगे। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पीछे भी देखा, Gmm/r², G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास, मास ऑफ 1, स्मॉल m इज मास ऑफ 2 डिवाइडेड बाय r, इस केस में रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, 9.8 न्यूटन। ये स्टैंडर्ड है, ये 9.8 ही आता है। चलिए क्वेश्चन 4, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कोई भी दो बॉडीज में मास होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी बिकॉज ऑफ मास। तो मून और अर्थ भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स व्हिच इज ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। तो हमें ये बताना है कि क्या मून ज्यादा फोर्स लगाता है या अर्थ ज्यादा फोर्स लगाती है। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों के मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वंस देयर इज अ फोर्स, वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स रहेगा। हमने ओपनिंग में भी दिखाया है, जो अर्थ और मास वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जो आप एरो देखेंगे, एरो का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब फोर्स सेम रहेगा। एक बार देख लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल बट अपोजिट फोर्स। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है। अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद इक्वल फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। तो फोर्स इक्वल रहेगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है। क्वेश्चन 5, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, why does earth does not move towards the moon। तो मून की तरफ मूव क्यों नहीं करती है। तो द अर्थ एंड मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशन फोर्स टू ईच अदर। तो हमें पता है द मास ऑफ अर्थ इज मच लार्जर देन मून, तो उसका इनर्शिया बड़ा हो जाएगा। तो हमने इनर्शिया के चैप्टर में पढ़ा था, बड़ा इनर्शिया होगा तो वो उसको मूव करना मुश्किल है। तो हेंस इट एक्सेलरेट्स एट अ रेट लेसर देन एक्सेलरेशन ऑफ द मून टुवर्ड्स द अर्थ। तो अर्थ का इनर्शिया ज्यादा है
मून का कम है, इस कारण से एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। फॉर दिस रीजन अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द सन, इस कारण से अर्थ मूव के अराउंड रोटेट नहीं करती है। सेम केस अगर हम सन में लें तो सन का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास कम है, इस केस में अर्थ सन के अराउंड मूव करेगा, सन अर्थ के अराउंड मूव नहीं करेगा क्योंकि सन का मास बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन 6, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ, चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल, सेम हमने पहले भी किया है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, तो यही फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। एफ इज जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट mm अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के मास और बीच का डिस्टेंस। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, दो गुना कर दिया है मास, तो फोर्स जो है वो भी डबल हो जाएगी। द डिस्टेंस, सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। तो अब डिस्टेंस डबल किया गया है, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा, दो के टाइम 1/4 हो जाएगा और 3 के टाइम 1/9, 3⁻² हो जाएगा, कि देख लेते हैं। F is inversely proportional to square the distance between the object. If distance is double, then the gravitational force is 1/4. 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, अगर 3 होगा तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/9 जो हो जाएगा। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, अब हमने मास ऑब्जेक्ट का डबल कर दिया है, तो ये सेम पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया। तो इफ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मास, इफ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल, दोनों का डबल कर दिया है, तो 2 × 2 4 टाइम्स द वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन 7, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें अट्रैक्शन फोर्स निकालने में मदद देता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। चलिए क्वेश्चन 8, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्री फॉल। हमें फ्री फॉल का एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। व्हेन अ ऑब्जेक्ट fall towards the earth under the effect of gravitational force alone, then it is said a free fall. तो एक्सेलरेशन ऑन अ फ्री फॉल इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एवरेज वैल्यू है, ये थोड़ी थोड़ी वेरी करती है, अर्थ के अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैल्यू रहती है, विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ मास। क्वेश्चन 9, what do we call gravitational force between earth and an object? Why do we call gravitational force between earth and object? Gravitational force between earth and object is known as weight of the body. तो अगर हम मास को g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है। तो लास्ट हमने पीछे कैलकुलेट किया था 9.8, वो 1 kg मास था, 1 kg मास को हम g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे ये वेट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन 10, अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट पोल, पोल पे उसने बाय किया है, एंड हैंड्स ओवर इट टू मीट्स इट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे वो वापस कर रहा है। विल फ्रेंड एग्री टू द वेट ऑफ गोल्ड बोट। मैंने आपको बताया था जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, तो पोल और इक्वेटर में जी की वैल्यू में फर्क आ जाएगा, जिस कारण से वो एग्री नहीं करेगा। आंसर देख लेते हैं। वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय W × M × G, तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल, पोल पे वैल्यू ज्यादा होती है जी की। Therefore, the gold at the equator is less weight at the poles. Hence, the friend will not agree to the weight of the gold boat. तो इसी कारण से आजकल के जो वेइंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट टू ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। हम किसी और स्केल पे उनको बनाते हैं कि उसमें ग्रेविटेशनल का इफेक्ट ना आए, ज्यादा एक्यूरेट जो कैलकुलेशंस होती हैं वेट की। क्वेश्चन 11, why will a sheet of paper fall slower one that crumbled into a ball? ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो पेपर होता है, पेपर का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसको सरफेस एरिया से समझना चाहिए। क्रम्बल में सरफेस एरिया कम हो जाएगा, आप उसका एरिया देख लीजिए कम हो गया, तो एयर का फ्रिक्शन जो है सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण उसको ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ज्यादा एरिया है ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ज्यादा फ्रिक्शन के कारण जब वो मूवमेंट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज कर देगी, अपोज करने के कारण उसका जो है जी का वैल्यू कम हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन क्रम्बल्ड में वो फोर्स कम है क्योंकि एरिया कम है। चलिए एक बार देख लेते हैं। व्हेन अ शीट ऑफ पेपर इज क्लम्बल्ड इनटू अ बॉल, इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी कम हो जाती है, हेंस द रेजिस्टेंस टू द मोशन थ्रू द एयर डिक्रीजेस एंड इट फॉल्स फास्टर ऑन द शीट। सरफेस एरिया वाला एग्जांपल ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन 12, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। क्योंकि उसका मास कम है मास का, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाएगा। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ? तो हमें वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अर्थ में अर्थ की ग्रेविटी लगेगी दैट इज 9.8, लेकिन मून में मून की ग्रेविटी लगेगी तो वो 1/6 कम हो जाएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1/6 वेट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, तो क्या हो जाएगा, वेट मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, जी इज 9.8, तो अर्थ पे इसका 9.8 इंटू 10 हो जाएगा, तो 98 न्यूटन हो जाएगा। वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन मून 1/6 हो जाएगा, क्योंकि उसका जी उतना कम हो जाएगा, 6.3 न्यूटन हो जाएगा। तो अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 49। अब देखिए कोई चीज मैंने हाथ में पकड़ के ऊपर की तरफ फेंकी है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 49 हो गई। सिंपल इसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने हैं, पहले हमने डिस्कस किए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u, जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बिल्कुल रेस्ट पे आएगा फिर अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा, तो v 0 हो जाएगी। और g हमें पता है 9.8 है। चलिए देखिए क्या पूछता है हमें, द मैक्सिमम हाइट इट अटेन, s निकालना है इसमें हमें, तो s की इक्वेशन लगा देंगे, v², v हमें पता है, u हमें पता है, g हमें पता है, s नहीं पता, एक अननोन एक इक्वेशन बन जाएगी, तो s की वैल्यू निकल आएगी। तो हम g की वैल्यू पुट कर देते हैं सारी, v 0 है, u 49 है, एंड जो g है -1, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ लग रही है, g ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो h की वैल्यू निकाल लेंगे हम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो h की वैल्यू 122.5 मीटर, ये टोटल हाइट आ गई। अब नाउ द टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जहां से स्टोन चला था ऊपर जाएगा टॉप तक, 0 वेलोसिटी हो जाएगी, जब वो वापस आएगा अपनी जगह पे उसकी उतनी ही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से उसको छोड़ा गया था। इसका मतलब क्या है कि ऑनवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी में जो टाइम लगेगा वो सेम होगा, तो एक साइड का हम टाइम निकालेंगे फिर उसको डबल कर लेंगे, क्योंकि जाने की वेलोसिटी की कंडीशन और आने की वेलोसिटी की कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो एस हमें पता है इस बार, तो v इक्वल टू u प्लस जी टी, तो हम वैल्यू निकाल लेंगे टाइम की। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा, मैंने बता दिया कि वो बराबर होगा। आप 49 की वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं, वो टॉप तक जाएगा, 0 वेलोसिटी आएगी, फिर वापस आएगा, जब उस पॉइंट पे वापस पहुंचेगा उसकी 49 ही वेलोसिटी होगी। तो जाने की कंडीशंस और आने की कंडीशन डिस्टेंस के हिसाब से बिल्कुल सेम है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 5 + 5 10 हो जाएगी। क्वेश्चन 14, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। हम टावर से स्टोन को छोड़ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हाइट इसकी 9.6 है। कैलकुलेट इज फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। हमें v निकालना है, हमें u पता है, s पता है, g हमें पता है, तो सेम वही इक्वेशन लगाएंगे, v² - u² = 2as। तो इसमें v हमें पता है, v हमें निकालना है, u हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, s हमें पता है 19.6 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जब भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए v इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 19.6 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई है। क्वेश्चन 15, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40। तो u की वैल्यू उसने दे दी है, g उसने 10 लेने के लिए कहा है, तो आप 10 ले सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले बनाया है। व्हाट आर द डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = 2² = 2gs। तो v हम u हमें 40 पता है, v हमें पता है 0 हो जाएगी, टॉप पे 0 हो जाएगी वेलोसिटी, तो s हमें निकालना है। एक्सेलरेशन -10 लेनी है हमने, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो -10 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके इसका आंसर आ गया है, h 80 आ गई है। तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा, 80 का डिस्टेंस वो ऊपर जाएगा, 80 का डिस्टेंस ही वो नीचे आएगा, तो 160 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। अब इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से उसने चला था वहीं वापस आ गया, तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। Question 16, calculate the force of gravitation between earth and sun given that the mass of the earth, mass of earth दिया है, mass of sun दिया है, distance दिया है। तो हम सीधा फार्मूला लगा देंगे ग्रेविटेशनल लॉ का। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, g is m sun m earth divided by r square। r की वैल्यू उसने दी है, सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करनी है।
सबकी वैल्यूज प्लग इन कर देंगे और फोर्स निकाल देंगे। फोर्स आएगा 3.57 × 10⁻22 न्यूटन। तो ये इसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है। इस फोर्स से सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अर्थ का इनर्शिया कम है तो अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है, सन अर्थ के अराउंड रोटेट नहीं करता है। क्वेश्चन 17, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ध्यान से समझिए, एक तो मैंने आपकी मान लीजिए 20 मंजिली की बिल्डिंग है, एक स्टोन मैंने ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है, एक नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है और उसकी वेलोसिटी उसने 25 दिया है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू स्टोन विल मीट। हमें ये बताना है दोनों मीट कब करेंगे। कब वो मीट करेंगे? जब नीचे वाले का डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ऊपर वाले का डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100 मीटर के बराबर हो जाएगा, तब वो दोनों मीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले S1 का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर S2 का डिस्टेंस निकाल देंगे, दोनों को जोड़ के 100 के बराबर रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हेन ड्रॉप्ड U, पहले केस में U 0 हो जाएगा, ठीक है, U = UT + ½ AT²। तो सेम इक्वेशन हम दूसरे के लिए लगाएंगे। तो इस इक्वेशन में हम S की वैल्यू निकाल देंगे 4.9 T²। T हमें नहीं पता है, तो दूसरे में इनिशियल वेलोसिटी 25 है, तो S = UT + ½ AT²। सेम G वही रहेगा 9.8। इसमें माइनस हो जाएगी कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो S डैश की वैल्यू निकाल देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के 100 के बराबर रख देंगे S डैश और S को, और इसमें T की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। T की वैल्यू 4 आ गई है, तो 4 सेकंड में दोनों मिल जाएंगे। देन फॉलिंग द स्टोन कवर द डिस्टेंस, चार्ज किसी भी एक इक्वेशन में आप चार्ज रख दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 78.4 ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर की वैल्यू हो गई है। क्वेश्चन 18, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली एंड रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। अब उसने जाने और आने दोनों का डिस्टेंस दिया है, तो जाने में उसको 3 सेकंड लगेंगे, हमने पहले डिस्कस किया, और आने में भी 3 सेकंड लगेंगे। द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, U हमें नहीं पता है, फाइनल हमें पता है 0 है, T हमें पता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। T हमें पता है, तो V = U + AT। तो V 0 है, U हमें निकालनी है, 9.83 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 29.4 आ गई है। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो आप एक इक्वेशन लगा सकते हैं, पहले भी हमने कैलकुलेट किया। U और V दोनों पता है हमें। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन H = UT + ½ AT², तो H की वैल्यू हम निकाल लेंगे। H = 44.1 मीटर। तो अब 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन बतानी है। पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, बॉल अटेन द मैक्सिमम हाइट आफ्टर 3 सेकंड्स। अब देखिए 3 सेकंड वो ऊपर गया है, फिर 1 सेकंड नीचे आया है, तो आपने क्या करना है, या तो टॉप से 1 सेकंड बाद देख लीजिए या फिर नीचे से आप ले लीजिए। अगर आप टॉप से ले रहे हैं तो U की वैल्यू 0 डाल देंगे, क्योंकि टॉप पे जाके उसकी स्पीड 0 हो गई है। 1 सेकंड बाद उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। S = UT + ½ AT²। A इस केस में प्लस हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ ही है, तो इसकी वैल्यू 4.9 जो है वो टॉप से है, वो टॉप से पोजीशन है, तो टोटल हाइट 44 थी, तो इसमें से माइनस कर देंगे। अब नीचे से जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा वो 39.2 हो जाएगा। चलिए 19, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बाइंड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एक्ट। अब आप ध्यान से देखिए, आप एक खाली कप ले लीजिए, जो आप नहाने वाला कप होता है, पानी की बाल्टी भर लीजिए, उसको उल्टा करके उसके अंदर डालिए, तो क्या होगा, वो आपको बाहर की तरफ फोर्स मारेगा। खाली करना है कप, उसको उल्टा कर लेना है, अपसाइड डाउन कर लेनी है, और उसको पानी के अंदर दबाने की कोशिश करनी है, तो वो क्या करेगा, वो आपको बाहर की तरफ धक्का मारेगा। तो बॉइंट फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ एक्ट करेगी। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एक्सपीरियंस अ बॉइंट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप उसको भर के डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसमें बाइंड फोर्स नहीं है। बाइंड फोर्स कब होगी, जब आपने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है और जितना उसका वेट है वो कम है, लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा है, तो वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड आपको बाहर की तरफ धक्का मारता है। चलिए, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स टू द सरफेस ऑफ द वाटर। देखिए, अगर बॉइंट फोर्स किस चीज के बराबर है, जितना, मान लीजिए आपने एक बॉक्स अंदर डाला पानी के, जितना पानी वो रिप्लेस कर देगा उसके बराबर बॉइंट फोर्स लगेगा। अगर आपका बॉक्स का वेट पानी के वेट से कम है, मतलब डेंसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट कर जाएगा, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो अंदर डिप कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप आयरन की कोई चीज पानी में डालते हैं तो आयरन की डेंसिटी
वाटर से 12 गुना ज्यादा है तो वो हमेशा डिप कर जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की डेंसिटी आयरन से कम, वाटर से कम होती है तो वो उसके ऊपर फ्लोट कर जाएगा। सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, टू फोर्सेज एक्ट इमर्ज इन द वाटर, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स, तो वो नीचे की तरफ पुल कर रही है, और बॉइंट फोर्स जो है विच पुशेज द ऑब्जेक्ट अपवर्ड, if the upward buoyant force is greater than the downward gravitational force, then the object comes up on the surface as soon as it released within the water. So due to this reason the block of plastic released under water comes to the surface of the water. इसमें ये भी समझने वाली बात है, buoyant force ज्यादा कब होगी, जब उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी। अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो वो फ्लोट करेगा, डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो बीच में डिप कर जाएगा। क्वेश्चन 21, the volume of 50 gram of substance is 20 centimeter cube, the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink। हमने ये देखना है कि उसकी डेंसिटी जो है, जिसको हम फ्लोट या डिप करने के लिए देख रहे हैं, उसकी डेंसिटी क्या है। अगर वो 1 से ज्यादा होगी तो वो डिप कर जाएगा, अगर 1 से कम होगी तो वो फ्लोट कर जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। If the density of object is more than density of liquid, then it will sink the liquid. On the other hand, if the density of the object is less than the density of the liquid, it will float on the surface. Here the density of the substance कैसे calculate करेंगे? Weight, mass upon volume. तो mass of the substance upon volume of the substance 50 by 20, तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई। ये 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये सिंक करेगा। तो हम किसी हैवी मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये लाइटर मटेरियल नहीं है। चलिए, the density of the substance is more than the density of the water, so the substance will sink in the water. क्वेश्चन 22, एक और बात का ध्यान रखना है, अगर कोई लिक्विड डेंसर है, वाटर से डेंस है, तो हमने उसकी डेंसिटी से कंपेयर करना है कि वो फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हनी की डेंसिटी ज्यादा है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पानी में फ्लोट कर जाती हैं, पानी में डिप कर जाती हैं, सिंक कर जाती हैं, वो हनी में फ्लोट कर जाएंगी क्योंकि हनी की डेंसिटी ज्यादा है। तो जिस लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं उसकी डेंसिटी को हमने देखना है। फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस हम वाटर में करते हैं, इसलिए वाटर को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 22 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर, the water density is 1 gram per centimeter square, what will be the mass of water displaced by the pocket। mass of water displace होगा जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा पानी का, तो पानी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जितना ये इसमें सिंक कर जाएगा। चलिए पहले डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ द पैकेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो क्या है, ये 1 से ज्यादा है तो ये क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन द वाटर, so hence it will sink and the mass of the water displaced in the pocket is equal to the volume of the packet। volume of the packet कितने का है, 350 ग्राम का है। चलिए क्लास 9 चैप्टर 9 ग्रेविटेशन के हमने सारे क्वेश्चन काफी डिटेल में समझा दिए हैं, हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके दिखाया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपका कमेंट का जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।